हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय वाईएसएस। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और देखना ही चाहिए, क्योंकि हर एक नए टीचर को ऑनलाइन में पढ़ाने का तो मौका मिलना ही चाहिए। आप देखिए, मैं यहाँ पे क्वालिटी के साथ आपको ये एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है, तो हम अपनी पढ़ाई यहीं से शुरुआत मतलब करने वाले हैं। इसके पहले अगर आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताया था। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को संतुलित मतलब कितने प्रकार होते हैं, संतुलित करने की विधि आप इसके पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब भी किसी एक या एक से अधिक पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नए पदार्थ का एक या एक से ज्यादा नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। देखो, कोई भी पदार्थ है वो उनमें वो यौगिक होगा, अणु होगा या फिर कोई एकल परमाणु होगा। तो अगर उनसे नए पदार्थ बनाना है तो सबसे पहले उनके जो पुराने बंध हैं उनको टूटना चाहिए। उनको पहले वो टूटते हैं, फिर नए बंध जोड़ते हैं। जब नए बंध जोड़ते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कक्षा 10 में 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक होता है रेडॉक्स या अपचयोपचय अभिक्रिया। इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, पहला हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब कोई एक पदार्थ रहेगा तो जुड़ सकता नहीं, तो एक से ज्यादा पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास मार्कर है, अब ये 2 चीजें हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं। अब ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक चीज बन गया। बात समझ रहे नहीं? तो यही होता है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन माने जोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। उत्पाद कितने होंगे? एक उत्पाद होंगे, निर्माण करते हैं जैसे, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल में प्रवाह। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। चूना तो सब लोगों ने देखा होगा ना। तो चूना जो होता है उसे हम एक प्रकार से बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं। पहले गांव में क्या होता था, गांव में नहीं हर जगह दीवार की पुताई के लिए हम क्या करते थे? चूने का ही इस्तेमाल करते थे। तो चूने को जल में जब हम मिलाते हैं तो हमको मिलता है बूझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, 2 अभिकारक थे, एक चूना था और एक जल था। चूने को जैसे हमने जल में डाला तो हमको एक घुलनशील पदार्थ मिलेगा जिसको सफेद रंग का, जिसको हम बूझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ठीक है, और इसके साथ उष्मा भी निकलती है, क्योंकि जब नए पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध जुड़ते हैं तो उसमें क्या होती है ना, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कभी कभी लगता है तो कभी कभी उत्सर्जन होता है, लेकिन इसमें उष्मा निकली। ठीक है, तो उत्पाद के साथ उष्मा भी निकली तो उसे हम उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, जिसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया हुई कैसे। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, मान लो कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और H2O था। H2O को OH हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें समझना होगा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये डबल माइनस होता है, ये डबल प्लस होता है। इसको पहले आपको समझना होगा कि क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक यानी धनायन ऋणायन को पहले समझना होगा। इसके लिए मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा कि वहां पे सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से धनायन ऋणायन होते हैं। तो उसके लिए आप इंतजार करिए, यहाँ पे समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे OH जो है ये माइनस है और ये H क्या है? प्लस है। अगर इस H को O से क्रिया करा दिया जाए तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा और ये आपस में OH बना लेंगे और 1 माइनस बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH कितने हैं? OH एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और कैल्शियम को कितने OH चाहिए? 2 OH चाहिए और 2 OH है यहाँ पे। तो
इसका 2 जो होगा ना इसके पास चला जाएगा। जैसे अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे। अब कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव होता है, तो डबल पॉजिटिव को कंप्लीट करने के लिए 2 माइनस भी चाहिए, लेकिन एक OH के पास एक ही माइनस है, तो 2 OH होने चाहिए। तो इसको जब रासायनिक जब यहाँ पे ये किया होगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इस प्रकार से CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस प्लस उष्मा निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया हुई। अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो भी आप समझिए, कोशिश करिए थोड़ा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, आपस में जब क्रिया करवाया गया तो इसका भी बंध टूटा, इसका भी बंध टूटा ना, इनके बीच के जो पुराने बंध थे वो टूट गए, फिर नए बंध बने, नए बंध बनने से नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो रासायनिक क्रिया हो गई, और इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों से एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब ये है, ये संयोजन क्रिया है। बताओ समझ आई नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं। देखो हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि जब किसी चूने को पानी में डालते हैं तो हमको बूझा हुआ चूना मिलता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अब इसका उपयोग हम अक्सर दीवार की सफेदी के लिए करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे हम POP का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सोचो, अपने माता पिता से पूछो, अपने दादा से पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि बुझे हुए चूने का उपयोग दीवार की सफेदी के लिए हम क्या करते थे। जब भी दीवार की सफेदी के लिए हम बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते थे तब वो सफेद नहीं दिखाई देता है, समझ रहे हो ना। कुछ समय बाद वो सफेद दिखाई देता है, तो उसको समझो क्यों होता है। सफेदी में करते हैं तो जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करता है, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या करता है, ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे गति से क्रिया करता है, ठीक है, धीरे धीरे गति करता है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा, इसमें क्या होता है ना, जल धूप में रहता है, जल वहां पे वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, जल जो होता है वाष्प बन के उड़ जाता है। तो या फिर इसको हम लिक्विड में भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से 2 H निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाकी है। देखो OH का ट्वाइस मतलब 2 H 2 ऑक्सीजन, तो 2 H यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन है, ये तो निकल गया। लेकिन अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एक ऑक्सीजन अगर मिल जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा CO3 डबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 माइनस होते हैं। अब कैल्शियम पे 2 प्लस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम पे 2 प्लस होते हैं, यहाँ पे 2 माइनस है, तो दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, चाक, जो भी आप बोल सकते हो, मतलब जो भी नहीं, जो मैं बोलूंगा वही, खड़िया, चाक, ये जो होते हैं ये इसी का ही उदाहरण है, समझ रहे हो नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझे हुए चूने को जब हम दीवार में लगाते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से क्रिया करके सफेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, वही चमकता है, ठीक है। उसी को चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया या चाक हम बोलते हैं। तो याद रखना ये एक प्रकार का संयोजन अक्रिया नहीं है ना, ये संयोजन अक्रिया नहीं बता रहे हैं, ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अक्रिया होती है, बनती है, समझ रहे हो इतना। और फिर उसके बाद हम क्या समझते हैं, देखो संयोजन अक्रिया के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। संयोजन अक्रिया के उदाहरण समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। संयोजन अक्रिया के क्या मतलब आपसे पूछ सकते हैं संयोजन अक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है, या बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको दे जा सकते, मतलब दे सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे हम समझते हैं कि जल का निर्माण में जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि H2 गैस होना चाहिए, तो गैस, ठीक है, H2 प्लस O2 गैस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, H2O यानी लिक्विड बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। 4 हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित। ये रिएक्शन पहले से ही संतुलित है, ये भी रिएक्शन संतुलित है, तो इनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, और संतुलित करना जरूरी है क्योंकि हमको बताया गया है क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण महत्व ये होता है कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कोयले का दहन। कोयला मतलब कार्बन,
99, 98, 90% कोयले में कार्बन ही होता है, तो कार्बन ही जलेगा। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो यह बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगी, उष्मा बनेगी ना। कोयले को जलाओगे तो उसमें से उष्मा निकलती है ही नहीं, तो इस प्रकार से उष्मा का निर्माण हो जाएगा। अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया माने NH3। ठीक है, NH3 देख लेते हैं। देखो NH3 गैस होगी हमारे पास, और इसके साथ हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, गैस में भी होता है, ले लेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखना सब में केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। H इसके पास चला जाएगा तो अमोनियम बन जाएगा, Cl पे एक माइनस होता है, NH4 पे एक प्लस होता है, तो दोनों आपस में प्लस माइनस मिल जाएंगे तो नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता ही नहीं। प्लस माइनस मिलने से ही नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जिस प्रकार से स्त्री व पुरुष के मिलन से ही नए शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। मैग्नीशियम का दान, इसको हमने सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg सॉलिड होता है। मैग्नीशियम का तार हो, मैग्नीशियम की पट्टी हो, किसी भी चीज का मैग्नीशियम अगर है तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए। कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है, तो इससे क्या बनेगा, MgO सॉलिड बन जाएगा, पाउडर, सफेद रंग का पाउडर। और इसमें भी क्या निकलती है, कुछ मात्रा में उष्मा व प्रकाश, चमकीला प्रकाश निकलता है वैसे पे। ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ लिख सकते हैं, अगर जगह है वहां पे तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस चमकीला प्रकाश। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इसलिए जब मैग्नीशियम की तार को जलाते हैं ना तो आंखों में चश्मा पहन के ही जलाते हैं, क्योंकि बहुत ही चमकीली प्रकाश निकलती है, आंखों को डैमेज कर सकती है। तो प्रश्न में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अब जरूरी नहीं कि हर चीजें मैं लिखवा दूं। ठीक है, तो कुछ तुम्हें अपने दिमाग में भी लिखना होगा, मैं जो मतलब दिमाग में भी छापना होगा, और जो तुम बोल सकते हो उसको अपने नोट में कहीं और लिख सकते हो, मैं बोल तो रहा हूँ ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे आपको बताया गया कि मतलब इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब रखा गया, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में रखा गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस उष्मा बनी। अब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का निर्माण हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, छेपी मतलब बाहर निकलना। ठीक है, ऐसे समझो, छेपड़, जैसे बही छेपड़, सुने नहीं, जीव विज्ञान में बही छेपड़ होता है, इजेशन। ठीक है, वही मल त्यागना को ही क्या कहते हैं, मल त्यागना को ही बही छेपड़ कहते हैं। तो वो निकलता है ना, बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार से उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा निर्मित या उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हो, जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का निर्माण हो। देखो उष्मा ही नहीं, ऊर्जा भी निकल सकती है, प्रकाश भी निकल सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। अब देखो, अब जहां जहां पे उष्मा निकलेगी, जैसे मान लो इसमें तो नहीं, अगर कोयले का दहन करेंगे तो वहां पर भी उष्मा निकलेगी, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखना ना, ये भी एक प्रकार का है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें देख लो, मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो इसमें भी क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेगी ना, तो वो भी प्रकार की उसमें ऊर्जा ही है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यह भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, बताओ बताओ, कमेंट में लिख दो ना, प्राकृतिक गैस क्या होता है। प्राकृतिक गैस को, मेथेन गैस को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेथेन को, मेथेन क्या होता है, गैस होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं गैस, जी का मतलब गैस होता है। जब मेथेन गैस को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, जल बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल बनेगा, और जल के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होगा, यानी उष्मा भी बोल सकते हो आप, उष्मा, उष्मा भी बनेगी। समझ आ रहे ना, मेथेन प्लस ऑक्सीजन दोनों एक, कैसे भी से मतलब नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया जो है कि हर उष्माक्षेपी का भी ये संयोजन अभिक्रिया हो, क्योंकि इसमें दो उत्पाद बने ना, और जिसमें दो उत्पाद बनते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया नहीं कहते। तो यहाँ पे उष्मा बन गई। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
श्वसन, हम जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, वहां से ब्लड में जाता है, ब्लड से कोशिकाओं में जाता है, फिर कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, फिर वही ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या फिर उसका विघटन कर देता है, जिससे हमको ऊर्जा का निर्माण यानी ऊर्जा, जिसमें हमारे शरीर में ऊर्जा निर्मित होती है। तो उसे भी, श्वसन को भी हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या रिएक्शन होता है। देखो इसको लिख लेना, ये मेथेन है, मेथेन मैं बोल रहा हूं ना, उसको लिख देना, ये मेथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल का निर्माण होगा। ठीक है। अब श्वसन में क्या होता है ना, श्वसन में ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इनकी अपक्रिया हमारे माइटोकांड्रिया में होती है, याद रखना है ना, इसकी दोनों की अपक्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। कोशिका में समझ लो, कोशिका इसलिए कोश की श्वसन भी करते हैं। इससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ हमको क्या मिल जाती है, ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। तो इसमें भी ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही है। समझ रहे हो ना, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज माने भोजन, ग्लूकोज माने क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, हम जो भी भोजन करते हैं लास्ट में जाकर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ये क्या करता है, ग्लूकोज में ही बनाता है, चाहे प्रोटीन लो, चाहे वसा लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स लो। ठीक है। अगला हमारा देख लीजिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, साग सब्जियां, जो हमारे पास साग सब्जियां, हरे पत्ते या फिर जो भी छिलके बचते हैं फलों के, सब्जियों के, उनको अगर मिट्टी में दबा दे तो उससे हमको कंपोस्ट खाद मिलेगा। और जब उस कंपोस्ट खाद को आप खोदने जाएंगे तो वहां से भी गर्मी निकलती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही है। ठीक है, समझना इसको। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार। पहला प्रकार है रासायनिक संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में भी हमने सारा पढ़ा है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी संयोजन अपक्रिया में ही पढ़ा है। अब हम दूसरे प्रकार के पास चलते हैं, जिसका नाम क्या है, वियोजन अपक्रिया। देखो, संयोजन अपक्रिया का उल्टा वियोजन अपक्रिया होता है। इस बात को ध्यान समझना, आपसे पूछ सकता है कि संयोजन अपक्रिया का उल्टा या विपरीत क्या होता है। तो संयोजन अपक्रिया का विपरीत होता है वियोजन। संयोजन अपक्रिया का विपरीत वियोजन अपक्रिया, या इसको हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें एकल उत्पादक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें उत्पाद को तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए, ठीक है, या तो विद्युत चाहिए या फिर प्रकाश चाहिए। ठीक है, तोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास ऊर्जा होती है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में टूटकर, वहां पे मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, उपस्थिति में टूटकर। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हमने अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का इस्तेमाल किया है तो तब तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहेंगे, पहला प्रकार हो गया। और यदि हमने अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया है तो उसको हम प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहेंगे या प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहेंगे। और यदि हमने अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा का सहायता लिया है तो उसे हम विद्युत अपघटनी अभिक्रिया कहेंगे। तो समझ आई नहीं? तो पहला प्रकार हम समझ लेते हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। देखो, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है, जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में पूर्ण होती है। वियोजन क्या होता है, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और जब उसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम उसमें वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें है फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस यानी आयरन, फेरस है यानी 2+ वाला आयरन, तो फेरस सल्फेट FeSO4। देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल अगर आप लेंगे ना, जो हरा थोथा होता है, तो उसमें क्या होता है कि 7 H2O होते हैं। ये सॉलिड होता है, आपको दिखने में ये कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। कलर कैसा रहेगा, नीला। अब इसमें आप क्या दीजिए, ऊष्मा दीजिए,
समझ रहे हो ना। अगर हम इसमें उष्मा देंगे तो उष्मा जब देंगे तो FeSO4 से ये जल जो होगा ना ये उड़ जाएगा, केवल SO4 प्लस 7H2O बच जाएगा। देखो एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना दिए। अब फिर FeSO4 को यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। FeSO4 को यहाँ पे रखने के बाद ये सॉलिड समझ लो। अब इसको हमने क्या दे दिया, उष्मा दे दिया, यानी इसको हम किसी कांच में रख के इसको बर्नर के ऊपर जब रखेंगे तो वो उष्मा दी जा रही है ना, गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा फेरस ऑक्साइड सॉलिड जो होता है, और हमको मिल जाएगा SO4 और प्लस 1 मीटर, SO4 नहीं, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। एक मिनट रुको, देख लेते हैं कि ये यहाँ तक कैमरे में आ रहे हैं, ठीक। हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है, समझ आ रही है इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ये दोनों गैस के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो नामकरण कर लेते हैं। ये तो फेरस सल्फेट, याद रखना, ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको गरम गरम करेंगे तो हमको मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, इसको आप लिख सकते हो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, समझ रहे हो नहीं। अब मैं देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा ना तो मैं बोल दे रहा हूं। फेरस, देखो ये तो पहले याद रखना, ये फेरस सल्फेट क्या है, इसका नाम पूरा है फेरस सल्फेट। 7H2O है तो हेप्टा, हेप्टा माने 7, हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टा। एक रहता है तो मोनो बोलते हैं, दो रहता है तो डाई बोलते हैं, तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, चार रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे, पांच रहेगा यानी पांच रहेगा तो पेंटा, छह रहेगा तो हेक्सा, सात रहेगा तो हेप्टा, आठ रहेंगे तो ओक्टा, नौ रहेगा तो नोना, और 10 रहेगा तो डेका, ठीक है। अगर और देखना सुनना चाहते हो तो सुनो, अनडेका, दो डेका, ट्राइडेका, टेट्राडेका, पेंटाडेका, हेक्साडेका, ऐसे करके होते हैं ये, मतलब ये मूल शब्द होते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का भी, अभी हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। इसको क्या देंगे, उष्मा। तो उष्मा को आप ऐसे भी दर्शा सकते हो। उष्मा देने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें देखो यहाँ पे दो का गुणा कर दो ना तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, दो का गुणा यहाँ पे करना है, बाकी सब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जब उष्मा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो यहाँ पे हमको वही मिल जाएगा, फिर दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस के मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। ये क्या होता है, ये तो सॉलिड होता है और ये गैस होके फुर्र से उड़ जाता है, ठीक है। नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तो लिख लेना, ठीक है। लेड नाइट्रेट, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, पीबी माने लेड या सीसा, इस पर 2 प्लस होते हैं, और नाइट्रेट, नाइट्रेट पे 1 माइनस होता है। तो इस दोनों आपस में अदला बदली, इसके प्लस 2 हैं तो उसके पास जाएगा, उसका माइनस 1 है तो उसके पास आएगा। अब एक तो लिखते नहीं ना, एक नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, तो इसका जो 2 प्लस 2 माइनस रहता है, 2 प्लस रहता है उसके पास लगे, तो लेड नाइट्रेट। इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा। जब उष्मा देंगे तो उसमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, कैसा रहता है, ये रहता है पीला, पीला कलर का, लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
और इसके साथ क्या मिल जाएगा, एक और गैस ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है ना ये सारी चीजें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होता है, भूरा होता है, इसका कलर भी याद रखेंगे, भूरे कलर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना है Pb, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको 4 का गुणा करना होगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया और Pb 2 है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा यहाँ पे हो गया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 और 10 2 12 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन है। बैलेंस है समीकरण देख लो, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और 4 नाइट्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, देखो संतुलित करना अगर आप नहीं जानते तो पिछला लेक्चर जाके बार बार देखिए और इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गए हमारे संतुलित समीकरण हो, मतलब कि संतुलित समीकरण हो गया। अगर नाम नहीं पता है ना तो लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, तो पता ही है ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर ने कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनको भूलना नहीं है, लिख लेना है, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको भी बताता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए पूरा।